हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेसिकली ये फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, पर ये मैं बोलूंगा कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का सिर्फ टॉपिक नहीं है भाई, ये होल ओवर द केमिस्ट्री का टॉपिक है। क्योंकि केमिस्ट्री में जब हमने मैटर की बात करी थी, मैटर के बारे में जाना था, तो हमने जाना था कि मैटर की सबसे बेसिक यूनिट, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है। ठीक है, एटम के बारे में सुना था, और एटम उसके स्ट्रक्चर की बात करना पूरी केमिस्ट्री की बात होगी, चाहे वो फिजिकल की हो, इनऑर्गेनिक की हो, ऑर्गेनिक की हो। ठीक है, तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को एज द होल केमिस्ट्री के रेस्पेक्टिव में देखेंगे और जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ, एटम वर्ड कब इंट्रोड्यूस हुआ, कैसा स्ट्रक्चर हुआ, कैसे एटॉमिक मॉडल्स हुए, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर कब कब मॉडल आए, कौन कौन से मॉडल हुए, कैसे कैसे उनके ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो भाई 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन हर लेवल के एग्जाम में इसका होता है, चाहे वो मेरा आईआईटी जैम हो, डीयू एमएससी एंट्रेंस हो, बीएचयू हो, नेट गेट हो, या जेई या नीट का एग्जाम हो, कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन इसका होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये बेसिक टॉपिक है, बिल्कुल बिल्कुल 10th की केमिस्ट्री वाला टॉपिक है। हमें 10th क्लास की केमिस्ट्री से स्टार्ट करना पड़ेगा और एमएससी की केमिस्ट्री तक इसको लेकर जाना पड़ेगा। अब मैं बिल्कुल इसको एक कहानी की तरह रिलेट करूंगा, और जो जो कहानी की तरह रिलेट करूंगा, जो जो पार्ट जहां से क्वेश्चन आने के चांस होंगे उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि एंट्रेंस एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि वहां तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछेंगे, कोई कहानी तो पूछेगा नहीं कि कौन से साइंटिस्ट ने कब आया, पर इसको समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि कैसे कैसे चीजों का डेवलपमेंट हुआ, कि हम इस लेवल, अब आप जब हम क्वांटम के लेवल पर पहुंचे हैं वो कैसे पहुंचे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कहानी की तरह रिलेट करते हुए स्टार्ट करेंगे, जहां जहां से क्वेश्चन आएगा वहां एग्जाम्पल न्यूमेरिकल किस टाइप का क्वेश्चन आएगा मैं बिल्कुल बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखें और कंटिन्यू करते हैं हम एटम के बारे में, कि एटम आया कहां से। देखो, एटम को हमने पहली बार सुना कि एटम को हमने 1808 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन। डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, जेम्स डाल्टन, जे डाल्टन बोलते हैं। इन्होंने बताया कि मैटर की सबसे बेसिक यूनिट जो है या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसका नाम है एटम। इन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी। क्या दी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसमें अपनी 8-10 लाइनें दी उस थ्योरी में, और बोला क्या 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 बोला अभी मैं बताऊंगा, कि जो मैटर है मेरा, उसकी सबसे बेसिक यूनिट की अगर मैं बात करूं, बेसिक यूनिट की बात करूं तो वो है मेरी एटम। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करने हैं, तो सबसे पहले ये वर्ड 1808 में हमें पता चला, और इन्होंने बोला कि एटम मतलब एक ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। सबसे बेसिक पार्टिकल यही है। एटम ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, क्योंकि बिल्कुल एनर्जी की तरह इसको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, पर ये उन्होंने 8-10 बात बोली इसके बारे में कि एटम ऐसा होता है, ये बहुत सारी चीज, ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये सबसे छोटी है, कि कोई भी मैटर बहुत सारे एटम को मिलकर बना होता है, पर वो हमारे काम की इतनी बात नहीं है। वो 10th तक की बात थी, कि कोई नहीं पूछने वाला है कि डाल्टन ने क्या बताया। मेन ड्रॉबैक क्या थे इसके, मेन बात करते हैं कि भाई डाल्टन क्या नहीं बता पाया। डाल्टन बता ही नहीं पाया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। चलो तुमने बोल तो दिया कि हाँ सबसे बेसिक यूनिट एटम है, पर उसका भी तो कुछ स्ट्रक्चर होगा, उसका भी वो दिखता भी तो कैसा होगा, ये चीज हमारे डाल्टन नहीं बता पाया, तो वो फेल हो गया। पर 1808 तक जब डाल्टन फेल कब हुआ, और ज्यादा, ये तो चलो स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन कर पाया, पर इसकी थ्योरी तो वैलिड थी क्योंकि बेसिक यूनिट तो एटम थी। पर जब हम एंड ऑफ द 19th सेंचुरी पहुंच गए, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी पर पहुंच गए, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी पर, तो हमें यहां सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पता चलने लगा। क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पता चलने लगा। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनमें एटम, जिनसे मिलकर एटम बना होता है। जैसे मैं बात करूं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो वो हमारे क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का पता चला। इलेक्ट्रॉन का हमें पता चला, मैंने बोला जैसे एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 1897 में हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन है। फिर हमें प्रोटॉन का पता चला। ठीक है, फिर हमें न्यूट्रॉन का पता चला, और यही सब क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, जैसे 1920 में पता चला हमें प्रोटॉन का, 1932 में हमें पता चला न्यूट्रॉन का। अब इनका बताया कैसे, पता कैसे चला, कैसे इलेक्ट्रॉन आया, कैसे प्रोटॉन आया, कैसे न्यूट्रॉन आया, ये सब जानेंगे। देखो जैसे हमने जाना कि
एटम, एटम वर्ड पहले 1808 में सुना है हमने, डाल्टन ने बताया कि एटॉमिक थ्योरी है भाई, ऐसे ऐसे मैटर बना होता है बहुत सारे एटम को मिलके, वो जो एटम की डिवाइड नहीं किया जा सकता। पर ये फेल हो गया मतलब 19वीं सेंचुरी के एंड में आते आते। और फेल क्यों हो गया? क्योंकि भाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल गए, ऐसे पार्टिकल्स हमें मिल गए जिनसे मिलकर एटम बना था। यानी एटम डिवाइड किया जा सकता है किस में? इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में। इनका सम अप मिलकर ही क्या बना होता है? एटम बना होता है। इनका सम ही क्या होता है? एटम होता है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल के आने से क्रांति सी आ गई बिल्कुल, कि ये भाई 1897 में जैसे ही इलेक्ट्रॉन का पता चला। अब इसका पता कैसे चला? बिल्कुल बात करते हैं कि भाई, बात करते हैं हम अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। अब हमारे पास है सब एटॉमिक पार्टिकल को जानते हैं, बिल्कुल मैं सारे मॉडल तक बिल्कुल एडवांस तक डिस्कस करूंगा। पहले ये सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कस करूंगा, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूंगा, थॉमसन मॉडल की बात करूंगा, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की बात करूंगा, बोर मॉडल ऑफ एटम की बात करूंगा, बताऊंगा कि किस बेसिस पे वो मॉडल बने हुए थे, कहां उनकी लिमिटेशंस, कहां जाके वो फेल हुए, फिर अगले वाले मॉडल ने कैसे एडवांसमेंट आई, कैसे फेल किया, बिल्कुल उस लेवल तक जाएंगे। हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा भी पढ़ेंगे, ये सब जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 क्वेश्चन तो आते हैं, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से होते हैं। आओ जैसे मैं बात करता हूं, मेरा मेन टॉपिक है कि सब एटॉमिक पार्टिकल का जानना है मुझे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले कि अगर मैं पहले सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करूं जो 1897 में मुझे मिला, वो था मेरा इलेक्ट्रॉन। वो क्या था? मेरा इलेक्ट्रॉन था। अब इलेक्ट्रॉन कैसा आया भाई? इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हो रहा था बेसिकली। कौन कर रहा था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। बेसिकली माइकल फैराडे ने कैथोड रे की खोज की थी, मतलब एम फैराडे ने कैथोड रे के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वहां उन्होंने देखा कि कैथोड रे डेविएट हो रही हैं कुछ, पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए उस चीज को। तो फिर हमारे 1897 में जे थॉमसन हुए। कौन है? एक साइंटिस्ट जे थॉमसन, जे थॉमसन। इन्होंने उस डेविएशन को एक्सप्लेन कर दिया कि कैथोड रे डेविएट क्यों हो रही हैं, क्योंकि उसमें कुछ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, जिसको जे थॉमसन ने किसका नाम दिया? इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। और अब जैसे इलेक्ट्रॉन, अब इसके जे थॉमसन ने इनको बताया और बताया कि इस पर चार्ज कितना होता है, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे, और इसका मास कितना होगा, बेसिकली इसका मास कितना होगा। तो अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है -1.6 × 10⁻19 कोलॉम्ब होगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये कुछ मतलब याद नॉर्मल सबको याद होती ही है, ठीक है, ना हो तो एक बार देख लो, ठीक है, ये चीज होती है। अब दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल आया हमारे में 1920 में। 1920 में दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल आया जिसका नाम था प्रोटॉन। प्रोटॉन का पता चला। अब इस प्रोटॉन को बेसिकली, अब इसकी डिस्कवरी पे भी भाई मतलब एक कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब अभी बवाल है, मतलब कि क्रेडिट जो दिया जाता है इसका रदरफोर्ड को दिया जाता है कि रदरफोर्ड ने क्या प्रोटॉन की डिस्कवरी की, ठीक है, वो की एनोड रे एक्सपेरिमेंट से, एनोड एक्सपेरिमेंट से। पर एक्चुअली हुआ क्या, जो एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था गोल्डस्टीन ने। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। इसका प्रोटॉन हमें पता चला एनोड रे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डस्टीन ने। पर गोल्डस्टीन इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है, कि इसमें ये मतलब पॉजिटिवली चार्ज जो चीज मिल रही थी वो प्रोटॉन है, वो क्या है, मतलब उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उस चीज को एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड को ही डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का क्रेडिट जाता है। इसलिए हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को, कुछ बुक गोल्डस्टीन लिख देती है वो गलत है, क्योंकि क्रेडिट रदरफोर्ड को ही मिला हुआ है, क्योंकि रदरफोर्ड को गया है, ठीक है। अब इसके अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इसका चार्ज हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कोलॉन, मतलब इक्वल तो होगा किसके? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के, पर साइन क्या होगा? अपोजिट होगा। बेसिकली अगर आगे की बात करूं तो ये होता है 1.6022 × 10⁻⁻19, पर हम -1.6 बोल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन का मास किससे? मेरे इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा था, और वो मास था मेरा 1.67 × 10⁻27 kg। देखो यहाँ अगर देखो डिफरेंस देखोगे, दैट इज 10⁻⁻4 kg का डिफरेंस है, जो एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि
10⁻31 के रेस्पेक्ट में ये ज्यादा वैल्यू है, मतलब ये एक ऐसा अमाउंट है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अब हुआ क्या, दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल गए हमें, ठीक है। 1897 में इलेक्ट्रॉन मिल गया थॉमसन से, 1920 में प्रोटॉन मिल गया रदरफोर्ड से। तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जिसमें बेसिकली जो मेन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिनसे मिलकर मेरा एटम बना है, ठीक है, वो तीसरा मुझे मिला 1932 में, और जिसको हम न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं -1e, बेसिकली दैट इज इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज जिस पर -1 है, ठीक है, मास नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। प्रोटॉन हमारा 1h1 हो गया, हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसका चार्ज +1 है, और मास भी क्या 1 AMU, 1 यूनिट कंसिडर करते हैं। कितना? 1 AMU, इसका मास 1 AMU कंसिडर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU कंसिडर करते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन आ गया। फिर न्यूट्रॉन को हमें बताया चैडविक ने, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने, ठीक है, चैडविक ने, ठीक है। चैडविक ने बताया कि न्यूट्रॉन मेरा एक अनचार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज कितना है? 0, मतलब ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है बेसिकली, ठीक है। और जो इसका मास है वो मास इसका किसके इक्वल है? मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। कितना इक्वल है? मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, मतलब प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा है, दैट इज 1.673 था अगर मैं बात करूं किसकी, प्रोटॉन की बात करूं। जबकि अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन का होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg, दिस इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। बेसिकली ये चैडविक ने, अब ये हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए। बेसिकली अब हमें पता चला था कि इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर ही कहीं ना कहीं इन सब में मेरा क्या एटम टूट सकता है, और ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? एटम बनाएंगे। ये 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल थे, पर सिर्फ यही मेन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं होते। अगर हम एडवांस केमिस्ट्री में जाएंगे तो हमें और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले। अगर मैं बात करूं तो फोर्थ मेरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल था उसका नाम था पॉजिट्रॉन। क्या था? पॉजिट्रॉन था। और पॉजिट्रॉन क्या था? पॉजिट्रॉन बेसिकली किसमें आया? ये भी 1932 में आया, और ये मुझे बताया सीडी एंडरसन ने। सीडी एंडरसन ने क्या बोला कि भैया जो मेरा पॉजिट्रॉन है बेसिकली वो क्या है? वो मेरा एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरह उसके पास कोई मास यूनिट तो नहीं है पर चार्ज पॉजिटिव है। जैसे उसका अगर मैं इसका -1 यूनिट चार्ज माना था तो इसका मैं क्या मानूंगा? +1 यूनिट चार्ज। इसका -1 यूनिट माना है तो इसका +1, ठीक है। जैसे न्यूट्रॉन 0n1, मतलब क्या? चार्ज 0, मास यूनिट, मास कंसिडरेबल होता है प्रोटॉन का, चार्ज और मास दोनों कंसिडरेबल होता है, ठीक है। इसके बाद इसी सीरीज में सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी होती रही, और एडवांस लेवल पर जाएंगे। तो अगर मैं 5th की बात करूं तो हमें 1927 में भी हमें कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पता चल गया था जिनका नाम था न्यूट्रिनो, जिनको हम बोलते थे बेसिकली न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। न्यूट्रिनो इनको पॉलिंग बोलता था। कौन बोलता था इनको? न्यूट्रिनो। इनका नाम जो दिया था वो दिया था पॉलिंग ने। और बात करूं मैं एंटी न्यूट्रिनो तो ये फर्मी ने दिया बेसिकली। एक्चुअली ये एंटी न्यूट्रॉन भी बोलते हैं इन्हें कहीं। इसका क्या होता था? जैसे मेरा न्यूट्रॉन था तो न्यूट्रॉन क्या था? वो 0n1 था, मतलब उसका चार्ज 0 था और मास क्या था? 1 यूनिट था। पर जो मेरा न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो है इनमें क्या? ना चार्ज कंसिडरेबल होगा ना मास होगा, ना चार्ज होगा ना मास होगा, 0 E0 बिल्कुल, मतलब ना चार्ज है उनके पास ना मास है, ठीक है। और ये हमें 1927 में पता चल गए थे। इसी सीरीज में अगला सब एटॉमिक पार्टिकल जो था वो मेरा था क्या? एंटी प्रोटॉन था। एंटी प्रोटॉन। और जो एंटी प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी 1956 में। कब हुई थी भाई? 1956 में। 1956 में सैग्रे ने, एक साइंटिस्ट थे, सैग्रे ने बताया कि मेरे पास एंटी प्रोटॉन नाम जैसी भी कोई एक क्या सब एटॉमिक पार्टिकल होता है या सब एटॉमिक स्पीसीज होती है, उसमें क्या होता है भाई? उसमें एंटी प्रोटॉन है, मतलब 1H1, मतलब प्रोटॉन की तरह मास तो है पर एंटी चार्ज है, मतलब कैसे है? -1H1, मतलब मास कंसिडरेबल 1 यूनिट, जो चार्ज है उसका निगेटिव है, प्रोटॉन के निगेटिव मैग्नीट्यूड में है, ठीक है। अगली बात करूं इसी सीरीज में तो और एडवांस लेवल पे जाऊं
तो मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अक्सर मेसोन्स पढ़ा होगा, मेसोन्स होते हैं, ठीक है, पायोन्स होते हैं, या मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा नेट गेट लेवल पर तो पायोन्स के बारे में बताऊंगा। तो वो बेसिकली मेसोन फैमिली के होते हैं। किस फैमिली के होते हैं? मेसोन्स फैमिली के होते हैं, ठीक है। और मेसोन्स फैमिली को जनरली किसने बताया था? ये युकावा ने बताया था, युकावा ने। बेसिकली इसके एग्जांपल हो गए पायोन्स। क्या हो गए? पायोन्स, ठीक है। पायोन्स 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव पायोन्स, नेगेटिव पायोन्स और न्यूट्रल पायोन्स। जो मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव पायोन्स है, ठीक हो, इनको 1956 इनको युकावा ने 1935 में ये बता दिया था। युकावा ने कब बताया था? 1935 में बता दिया था। जैसे पॉजिटिव पायोन है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जनरली पायोन्स का यूज होता है जैसे न्यूट्रॉन कभी प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, कि मेरे पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन क्या है भाई? न्यूट्रॉन 0n1 है, मतलब क्या इसके पास चार्ज तो नहीं है पर क्या है? मास है 1 यूनिट। अब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होना चाहता है। किसमें कन्वर्ट होना चाहता है? प्रोटॉन में, मतलब जिसके पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी है और मास भी है। तो बेसिकली इसको क्या चाहिए कि एक ऐसा पायोन चाहिए जो क्या रिलीज करेगा, कि एक ऐसा पायोन रिलीज कर देगा जिसका चार्ज निगेटिव होगा। जैसे बेसिकली या एक्सेप्ट भी कर सकता है बेसिकली पॉजिटिव चार्ज वाला क्या पायोन एक्सेप्ट, क्योंकि इनके पास सिर्फ चार्ज होता है, मास इनका नेग्लिजिबल होता है। तो क्या हो जाएगा? पाई पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा और इसके पास एक +1 चार्ज आ जाएगा। या मैं बोल दूं क्या? पाई निगेटिव क्या रिलीज कर देगा, ठीक है। तो इसके पास क्या प्रोटॉन मेरा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली पायोन्स इसी में यूज होते हैं। अब तीसरा पायोन जो है वो मेरा पाई 0 है, मतलब न्यूट्रल पायोन है। तो इसको न्यूट्रल पायोन को मेरा बताया था कि क्रीमर ने बताया था, और न्यूट्रल पायोन को क्रीमर ने बताया, और इसने बताया, बाकी युकावा ने बताया था पॉजिटिव पायोन को, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब जो मेरे चार्ज पायोन थे बेसिकली। अब मैं आगे की बात करूं कि भाई इनमें 3 मेरे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि यही तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? बेसिकली एटम बता रहे हैं। पर ये आपस में सब इंटर रिलेटेबल है, सब में कुछ वही चार्ज मास का ही चेंज है, थोड़ा सा किसी का पॉजिटिव चार्ज है, किसी का नेगेटिव यूनिट चार्ज है। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया तो इलेक्ट्रॉन -1 E0 हो गया, प्रोटॉन 1H1 हो गया, मतलब ठीक है, न्यूट्रॉन 0N1 हो गया, ठीक है, और पॉजिट्रॉन क्या हो गया? +1 E0 हो गया, और एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो क्या हो गया? या एंटी न्यूट्रॉन 0 E0 हो गया। वही तरीके से एंटी प्रोटॉन -1H1 हो गया। ये सब हो गए। देखो अब हमें मेन क्या रखने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखने हैं, ठीक है। जो ये फर्मी है ना भाई, फर्मी बॉलिंग, इनके बारे में पढ़ेंगे, ये भी साइंटिस्ट थे। फर्मी यूनिट भी होती है। फर्मी क्या यूनिट होती है? कि 1 फर्मी = 10⁻⁻15 मीटर। अब हमारे काम के बेसिकली 3 ही हैं, क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मैं बाकी सबको साफ कर देता हूं और ये तीनों लिखे रहने देता हूं। और इनका मेनली हमारे क्या काम का है कि इनकी किस किस ईयर में डिस्कवरी हुई, क्योंकि मैं अभी भी स्टोरी को रिलेटेबल चल रहा हूँ। बाकी जो अगर मैं बोलूँ एग्जाम पर्पज से तो इनका चार्ज और मास काम का है, पर हमारी स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए इनका ईयर भी बहुत काम का है कि किस किस ईयर में पता चला। 1897, 1920 और 1932 में हमें पता चला, ठीक है। वहीं जहां एक साथ मतलब ये साइंटिस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज कर रहे थे, वहीं पैरेलली दूसरी तरफ मोज़ले वगैरह थे जो एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर रहे थे, एटॉमिक मास नंबर के बारे में बात कर रहे थे, एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे थे। तो उन्होंने भी कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स दिए, ठीक है। वो क्या थे? अब हमें वैसे वो क्या थे कि मोज़ले आया, मोज़ले ने बोला कि भैया मेरे पास हर एलिमेंट, या बोलूं हर एलिमेंट के पास दूसरी तरफ पैरेलली चल रहा था वो साइंटिस्ट का, ये भी 1920s के पैरेलली थे। 3 पैरेलल साइंटिस्ट, मतलब 3 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट काम कर रहा था। एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट तो सब एटॉमिक लेवल पार्टिकल्स पे काम कर रहा था, ठीक है, और दूसरा ये मोज़ले वगैरह थे जो क्या एलिमेंट के मास नंबर, एटॉमिक नंबर, इन सब को डिसाइड करने में लगे थे, जो पीरियोडिक टेबल मैनली वगैरह पीरियोडिक टेबल बनाने में लगे हुए थे। और तीसरी तरफ साइंटिस्ट थे क्या, कौन से थे? प्लैंक्स वगैरह थे, ठीक है, आइंस्टाइन वगैरह थे, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको पढ़ रहे थे। तीनों को बिल्कुल एक साथ जाके जोड़ूंगा, अभी कंफ्यूज नहीं होना है।
तो मोजले क्या था, मोलिवेज ने बोला कि हर एलिमेंट का क्या होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। मतलब तब तक हमें प्रोटॉन्स के बारे में पता चल गया, ठीक है, कि कुछ प्रोटॉन नाम की चीज होती है कि किसी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, वो उस एलिमेंट का उस एटॉमिक नंबर हो गया, उस एलिमेंट का क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। या मैं बोल दूं नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, नॉट चार्ज एटम, इन न्यूट्रल एटम, कि उसके ही न्यूट्रल एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वहीं उसने बताया, मोजले ने, ये एटॉमिक नंबर की बात होगी, फिर उसने बोला कि ऐसे ही मास नंबर होता है जिसको हम A से डिनोट करते हैं, और ये सम होता है बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर ही क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों ही ऐसी स्पीशीज हैं, जब हम अभी एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये दोनों किस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनका नाम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या बोल दूं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होता है। अब यही एटॉमिक नंबर मास नंबर के बेसिस पर आइसोटॉप्स, आइसोबार्स वगैरह डिसाइड हो गए, ठीक है। अब वही देखो, ये सब दूसरी साइड ये चल रहा था कि आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। मैं 2 मिनट आपको उसका भी दे दूं, फिर मैं एटॉमिक मॉडल की ओर चलेंगे अपने। एटॉमिक मॉडल बाकी समझ में आ जाएगी जब ये सब चीजें बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर होएगी ना, तो सब कुछ बहुत इजी बन जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बेसिक से उठकर आया है। इसके लिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है कि चीजें कहां से आई हैं। अब हमें मास नंबर, एटॉमिक नंबर पता चल गए हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आगे, तो आगे मैं कुछ और टर्मिनोलॉजी की बात करूंगा, मैं इनको छेड़ना ही नहीं हूं, ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। अगली बात करते हैं, हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी थी कि आइसोटॉप्स, ठीक है, आइसोबार्स, ठीक है, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, ठीक है, और आइसोटॉन्स, ठीक है, और आयंस, बेसिकली आयंस क्या होते हैं, ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, या और टर्मिनोलॉजी थी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, और थी और टर्मिनोलॉजी थी आइसो स्टेयर्स। और पहले इन इतनी टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते थे, आइसोटॉप्स बेसिकली वो चीज होती थी जिनका एटॉमिक नंबर, 2 स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। क्या आइसोटॉप्स क्या होती, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे इसमें हमारे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन के 1H1 की बात करूं, दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है, 1H2 दैट इज ड्यूटेरियम, इसको हम डी भी बोलते हैं, ड्यूटेरियम, 1H3, ये तीनों क्या थे, आइसोटॉप्स थे। वही बात करूं आइसोबार्स की, तो आइसोबार्स क्या होते थे कि भाई आइसोबार्स वो होते थे कि इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता था, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता था। और भी एग्जांपल थे भाई इनके, कार्बन वगैरह भी है कि 6C12, 6C14, ये सब कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं। जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता था, पर मास नंबर, मतलब ए इनका क्या होता था, मास नंबर सेम होता था आइसोबार्स का। और आइसोबार्स के एग्जांपल हो गए, जैसे इसका एग्जांपल मैं बात करूं तो 6C12 दैट इज 14, 6C14 मतलब कार्बन का 14 आइसोटॉप, और वहीं 7H14 मतलब 7N14 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन जिनका एटॉमिक मास दोनों का 14 है और उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। ये हो गए आइसोबार्स। फिर हो गया हमारे पास आइसोटोन्स। क्या हो गए कि आइसोटोन्स क्या होते हैं भाई, आइसोटोन्स होते हैं कि वो एटम्स या वो एलिमेंट्स जिनका क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, क्या हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो।
आइसोटोन्स क्या हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं A माइनस जेड की, मतलब एटॉमिक नंबर माइनस किसकी, मास नंबर माइनस प्रोटॉन की, तो वो मेरा सेम आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए, मेरा सेम आना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, इसका एग्जांपल क्या हो गया, 6C13 और 7H14। ठीक है, सॉरी बार बार एच आ रहा, 7N14 दैट इज नाइट्रोजन के दोनों आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालूं तो मास नंबर माइनस प्रोटॉन आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही क्या होता था, मास नंबर A के इक्वल होते थे। ठीक है, तो A बेसिकली और प्रोटॉन किसके इक्वल होते थे, Z के, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए, A माइनस Z, तो 13 माइनस 6, और इधर बात करूं तो मैं दैट इज 14 माइनस 7, तो यहां भी मुझे क्या मिलेगा 7, यहां भी मुझे क्या मिलेगा 7। मतलब दोनों में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। आयंस क्या होंगे, बेसिकली आयंस क्या होंगे, आयंस हम आप लोग जानते हैं कि आयंस बेसिकली चार्ज स्पीसीज होती हैं। आयंस क्या होती हैं, चार्ज स्पीसीज होती हैं, कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहेगा, ठीक है, उतना पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा, जितने एक्सेप्ट करते रहेगा। कि कोई न्यूट्रल स्पीसीज है, कोई न्यूट्रल स्पीसीज है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगी तो उस पर निगेटिव चार्ज आता रहेगा, वो निगेटिव आयन बनती रहेगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा और वो पॉजिटिव आयन बनेगी। उसको हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। उन स्पीसीज को हम आयंस बोलते हैं। जैसे Na+, किसने, Na की न्यूट्रल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। उसी तरीके से Mg2+ की मैग्नीशियम के न्यूट्रल एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, जिनमें क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा बेसिकली आइसो इलेक्ट्रिक एटम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स तो बेसिकली आइसोटॉप्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ठीक है, सम टाइम आइसोटॉप्स होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी वेरी कर जाते हैं कभी कभी, बेसिकली आयंस के फॉर्म में, पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सेम ही रहेंगे। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम क्या होगी, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन बात करें या न्यूट्रल आइसोटॉप्स हो गए बेसिकली, और या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है कि जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। अगर जैसे मैं बात करूं मैं CO की, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 कार्बन के और 8 ऑक्सीजन के, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन। वही बात करूं मैं N2 की, तो N2 में भी एक N के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 के पास कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स। ये एग्जांपल हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स के। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के एग्जांपल होते हैं क्या, आइसोटॉप्स ही होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे आयंस जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर हो। अगर मैं बात करूं जैसे ऐसे आयंस जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सिमिलर हो। अगर मैं बात करूं Na की यानी सोडियम एटम की, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही बात करूं मैं Na+ की, तो इसके पास इसने प्लस चार्ज जब आया होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया होगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। वही बात करूं मैं किसकी, Mg की, तो इसके पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं Mg2+ की, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए होंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे इसके पास। तो Na+ और Mg2+ बेसिकली Na+ और Mg2+ दोनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों Na+ एंड Mg2+ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है। क्या है वो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है। ठीक है, आओ अगली टर्म्स पढ़ते हैं। आइसोटोप जान लिए, आइसोबार्स जान लिए, आइसोटोन जान लिए, आयंस जान लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम और मॉलिक्यूल्स दोनों जान लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस भी जान लिए। अब हमारे पास आइसो स्टेट्स वगैरह 2-3 टर्म और बची हैं, ठीक है, उनके बारे में और जान लेते हैं।